अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज को और उसके अंदर हम लोग सीख रहे हैं न्यूमेरिकल्स को। हमने कुछ न्यूमेरिकल्स पहले लेक्चर्स में भी सीख लिए हैं। आज के लेक्चर में हम लोग चलेंगे और नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स को बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स हमारे लिए इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि ये सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं है, बल्कि ये हमारे थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद रिफ़ाइन करने में हमें बहुत हेल्प करने वाले हैं। इसलिए बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है आप लोगों ने। यकीनन आपकी थ्योरी को ये इंडोर्स करेंगे और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। तो चलें अपने वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज का थर्ड न्यूमेरिकल स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है 10.3। A telescope is made of an objective of focal length 20 centimeter and an eyepiece of 5 centimeter, both convex lenses। हमें पता है कि टेलीस्कोप में दो कन्वेक्स लेंसेज ही यूज़ करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव कहलाता है और दूसरा आई पीस कहलाता है। फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आता है और एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो डाटा इसमें मौजूद है उसे हम लोग लिख लेते हैं। गिवन डेटा, दो चीज़ें स्टूडेंट्स हमें बताई गई हैं यहाँ पे। सबसे पहले बताया गया है एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और स्टूडेंट्स हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते होते हैं एफ। ऑब्जेक्टिव की है इसलिए हम एफ ओ के साथ इसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। और दूसरी चीज़ जो हमें बताई गई है वो है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस को एफ ई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू जो हमें गिवन है वो है 5.0 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स, जो हमें फाइंड आउट करना है वो लिख लेते हैं। टू फाइंड, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है एंगुलर मैग्निफिकेशन को। और स्टूडेंट्स, एंगुलर मैग्निफिकेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हुए होते हैं कैपिटल एम के साथ। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलते हैं और कैलकुलेट करते हैं इसको। कैलकुलेशन में स्टूडेंट्स हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए एंगुलर मैग्निफिकेशन का एक टेलीस्कोप के लिए। तो वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। वी नो दैट हमारी जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। और जो हमारे पास टेलीस्कोप होती है उसमें ये रेशियो होती है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव टू द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ये इन दोनों की रेशियो के बराबर होती है। तो स्टूडेंट्स, हमें वैल्यूज़ दोनों की पता हैं। एफ ओ ओवर एफ ई। एफ ओ जो है हमारे पास वो 20 सेंटीमीटर है, उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। और एफ ई जो है ये हमारे पास 5.0 सेंटीमीटर है, दोनों वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो आंसर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 4। तो स्टूडेंट्स, इस केस में हमारे पास जो मैग्निफिकेशन आ रही है एंगुलर, दैट मैग्निफिकेशन इज़ 4। स्टूडेंट्स, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि एक तो मैग्निफिकेशन का यूनिट नहीं होता, ये बताती है कि कितने टाइम्स हमें मैग्नीफाइड इमेज मिल रहा है। और दूसरा, अक्सर हम लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं कि जब इस तरह का हमारे पास न्यूमेरिकल आता है तो उसको ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करने में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिमिलर क्वांटिटीज़ की रेशियोज़
हमें कैलकुलेट करनी हो तो वहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम उनको कन्वर्ट करने पे अपना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि दोनों का कन्वर्जन फैक्टर सेम होगा और रेशियो की वजह से वो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आंसर यही रहेगा। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम इस तरह के क्वेश्चंस में कन्वर्जन करें। हमें जिन यूनिट्स के अंदर वैल्यूज़ दी गई हैं, हम उन्हीं यूनिट्स के अंदर ही उसे सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। और ये न्यूमेरिकल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एमसीक्यूज़ के तौर पे भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे भी आ सकता है, और ये जो हमारा थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसके न्यूमेरिकल वाले पार्ट में भी इसको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10.4। स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, अ सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। पहली चीज़ जो हमें बता दी गई वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें पता होना चाहिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए और ओवरऑल भी कि एक टेलीस्कोप की नॉर्मल एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है। हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। हमारे पास ऑब्जेक्टिव और आई पीस दोनों की फोकल लेंथ दे दी गई है। वेयर इज़ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड, पहली चीज़ जो हमसे पूछी गई है फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा। एंड कैलकुलेट द एंगुलर मैग्निफिकेशन, और एंगुलर मैग्निफिकेशन हमें बतानी है। सबसे पहले हम डेटा यहाँ पे लिख लेते हैं, गिवन डेटा। तो स्टूडेंट्स जो पहली चीज़ हमें दी गई है वो है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, जिसे हम लोग एफ ओ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है स्टूडेंट्स हमारे पास 100 सेंटीमीटर। और दूसरी चीज़ जो हमें दी गई है वो है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, जिसे हम लोग एफ ई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और वो है हमारे पास 5.0 सेंटीमीटर। ये दो फोकल लेंथ्स हमें दे दी गई हैं। अब क्या कहा गया वो भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। टू फाइंड, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले जो हमें फाइंड आउट करना है वो है वेयर इज़ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड, यानी हमें डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज, जो डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज है स्टूडेंट्स, हमें पता है कि उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते होते हैं क्यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज को क्यू के साथ, और क्योंकि ये आई पीस से होता है तो हमें क्यू ऑफ ई यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम आई पीस ये फाइंड आउट करना है, ये हमारा फाइनल इमेज बन रहा होता है। और सेकंड चीज़ जो हमसे पूछी है कैलकुलेट द एंगुलर मैग्निफिकेशन, हमें वो फाइंड आउट करना है। पहला पार्ट हमारा ये, और जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स वो है हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन को स्टूडेंट्स हम लोग कैपिटल एम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो चलते हैं अपनी कैलकुलेशंस की तरफ। स्टूडेंट्स जैसे इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हुए मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हम लोगों ने ये चीज़ सीखी थी कि हमारे पास जिस तरह से एक प्रिंसिपल एक्सिस मौजूद होता है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमारे पास दो लेंसेज होते हैं। एक यहाँ पे हमारे पास एक लार्जर फोकल लेंथ का लेंस होता है, और फिर हमारे पास एक स्मॉलर फोकल लेंथ का भी लेंस होता है। और हमारे पास जो रेज ऑफ लाइट आती हैं, जैसे कि इस केस में हम लोग देखते हैं कि रेज ऑफ लाइट जो आती हैं क्योंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, तो इसका मतलब है वो रेज ऑफ लाइट जब पहुंचेंगी हमारे लेंस पे तो वो पैरेलल हो जाएंगी। तो वो लेंस उन लाइट्स को किसी एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर देता है, जैसे कि लेट्स सपोज ये सारी रेज यहाँ पे आके इसके ऊपर फोकस हुई हैं। जिस जगह पे वो फोकस करती हैं वहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसका एक इमेज बन जाता है, और हमें पता है कि ये रेज फोकस होनी है इसकी फोकल लेंथ के ऊपर। और ये जो
हमारे पास लेंस है, ये क्योंकि ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पे ज़्यादा करीब है तो हम ये ऑब्जेक्टिव कहते हैं इसे, और इसकी फोकल लेंथ को FO के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और जो दूसरा लेंस हमारे पास होता है वो आई पीस होता है, और आई पीस जो है स्टूडेंट्स हमें पता है कि उसकी फोकल लेंथ रिलेटिवली स्मॉलर होती है, और हम इसको टू एंड फ्रो आगे पीछे मूव कर सकते हैं, और इसे मूव इस तरह से करते हैं कि ये जो हमारे पास इमेज बन रहा है जो हमारे इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पे बिहेव करेगा वो एग्जैक्टली इसकी फोकल लेंथ के ऊपर बनना चाहिए। यानी इस केस में यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होता है ये FE इसके बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स अगर ये FE के बराबर है तो इस केस में अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये इमेज नहीं है, ये इमेज हमारे पास इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पे बिहेव करता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमारे इस लेंस से जितने फासले पे मौजूद है वो P है हमारे पास, और P है किसका, आई पीस का, क्योंकि हमें पता है ऑब्जेक्ट का जो लेंथ से डिस्टेंस होता है उसे P के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये PE नॉर्मल एडजस्टमेंट में, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है जिसमें हमारे पास जो इमेज बन रहा होता है वो हमारे आई पीस की फोकल लेंथ के ऊपर बन रहा होता है। तो इस नॉर्मल एडजस्टमेंट में PE और FE ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन फिर हम उस वक्त ही सॉल्व कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि नॉर्मल एडजस्टमेंट बेसिकली किसे कहते हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पे फिर मेंशन भी कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि इन नॉर्मल एडजस्टमेंट हमारे पास जो PE है ये इक्वल होता है FE के। और स्टूडेंट्स इस केस में FE की वैल्यू तो हमें गिवन है और ये वैल्यू है हमारे पास 5.0 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए, ये हम यूज़ करने जा रहे हैं और इससे ही बेसिकली हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमें लेंसेज इक्वेशन भी पता है, हम वो यहाँ पे लिखते हैं। वी नो दैट we know that 1 over F is equal to 1 over P plus 1 over Q, ये इसके इक्वल होता है। और अगर ये इक्वेशन हम लोग आई पीस के लिए लिख रहे हो तो ये आई पीस की फोकल लेंथ होगी, ये आई पी के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा और ये आई पी के इमेज का डिस्टेंस होगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो हमने देखा है पी ई और एफ ई इन दोनों, ये तो दोनों इक्वल हैं और दोनों इक्वल हैं तो फिर दोनों की वैल्यू 5 है। तो हम ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 1/5 इज़ इक्वल टू 1/5। और फिर स्टूडेंट्स ये जो प्लस 1/QE लिखा हुआ है, क्या स्टूडेंट्स हम इसे माइनस लिख सकते हैं, -1/QE। इसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स, इसकी वजह ये है कि हमारे पास जो इमेज बनने जा रहा है फाइनल वो वर्चुअल बनने जा रहा है, क्योंकि अगर जिस साइड पे हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हो उसी साइड पे ही हमारा इमेज बने तो इमेज वर्चुअल होता है। हम लोग जानते हैं कि अब ये जो हमने यहाँ पे एरो लिया हुआ है ये एरो इमेज था हमारे एक्चुअल ऑब्जेक्ट का, लेकिन वो हमारे आईपीस के लिए बिहेव कर रहा है एज ए ऑब्जेक्ट और वो आईपीस की फोकल लेंथ पे पड़ा हुआ है। और जब ये फोकल लेंथ पे पड़ा होगा तो फिर इसका जो इमेज बनेगा वो इसी डायरेक्शन में बनेगा जिस डायरेक्शन में ये लेंस के पड़ा हुआ है, इसलिए वर्चुअल होता है। और उस वर्चुअल इमेज के केस में हम Q की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेते होते हैं, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे नेगेटिव ले लिया। और आप इसको यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे लिख भी सकते हैं कि क्यों लिया, बिकॉज इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इसलिए हम लोगों ने नेगेटिव का साइन यहाँ पे ले लिया। तो स्टूडेंट्स आगे चलें फिर तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अब, और कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखिएगा हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं और उस रीअरेंज में
जो राइट हैंड साइड पे 1/QE माइनस का लिखा हुआ है, हम इसे लेफ़्ट साइड पे ले लेते हैं, तो ये प्लस का QE हो जाएगा। और फिर राइट हैंड साइड पे 1/5 और माइनस का 1 प्लस का 1/5 जब अपनी साइड को चेंज करेगा तो माइनस का 1/5 हो जाएगा। और अब हमें पता है कि ये प्लस और माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास 1/QE ये इक्वल आ जाएगा 0 के। अब स्टूडेंट्स हमें 1/QE तो नहीं चाहिए, हमें तो QE की वैल्यू चाहिए। तो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो QE किसके इक्वल आएगा। स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये जो 0 है इसके नीचे भी तो 1 मौजूद है, और जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1/0 कुछ इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा। और फिर स्टूडेंट्स 1/0 तो हमें पता है ये तो इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है। तो QE की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो यहाँ पे आ गई इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इमेज बन रहा है यहाँ पे वो इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बन रहा है, बहुत दूर जाके बन रहा है। इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो ये स्टूडेंट्स वैसे भी हमें याद होना चाहिए कि जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल लेंथ के ऊपर पड़ा होगा तो उसका इमेज हमेशा इन्फिनिटी पे जाके बनेगा। अगर कोई MCQ आ जाता है तो हमें उस MCQ को इस तरह से सॉल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम डायरेक्ट अपनी मेमोरी से बता सकते हैं कि उसका इमेज हमेशा इन्फिनिटी पे जाके बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये तो था इसका फर्स्ट हाफ। तो सेकंड हाफ बहुत सिंपल है, जिसमें हमसे पूछा गया है कि ये बताएं कि इसकी मैग्नीफिकेशन, एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होगी। तो स्टूडेंट्स हमें पता है मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला है फॉर टेलीस्कोप वो इक्वल होता है FO डिवाइडेड बाय FE। तो स्टूडेंट्स दोनों वैल्यूज़ तो हमें गिवन है, हमें FO भी गिवन है, FE भी गिवन है, दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। FO की जगह पे हम लोग 100 लगाएंगे और FE की जगह पे हम लोग 5 लगाएंगे, और जब इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आंसर यहाँ पे आ जाता है 20। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन यहाँ पे बनी वो है 20, यानी हमारा जो इमेज है वो 20 टाइम्स मैग्नीफाइड फॉर्म में हमें इस टेलीस्कोप से मिल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आपके सामने लिखी है 10.5। स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस 3.6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 3.0 सेंटीमीटर। अ सेकेंड थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिस 16.0 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड कोएक्सियल। कोएक्सियल का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक ही एक्सिस के ऊपर मौजूद है, with the first lens and 26.0 centimeter from it on the side away from the object. Find the position of the final image produced by the two lenses. अब स्टूडेंट्स बड़े केयरफुली सॉल्व करने वाला न्यूमेरिकल है। सबसे पहले डेटा लिखते हैं और फिर बड़े केयरफुली इसका एनालिसिस करते हैं। गिवन डेटा, इसमें स्टूडेंट्स जो जो चीज़ें हमें दी गई हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस 3.6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 3.0 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बताया गया है, तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है स्टूडेंट्स हमें पता है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं P के साथ, और इसकी जो वैल्यू हमें दी गई है वो दी गई है 3.6 सेंटीमीटर्स। और फिर स्टूडेंट्स इसी लेंस की फोकल लेंथ भी बता दी गई है, हम वो भी लिख लेते हैं। फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं F के साथ, और इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हमें बता दी गई है 3.0 सेंटीमीटर।
उसके बाद बताया गया है ए सेकंड थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। एक और लेंस भी है जिसकी फोकल लेंथ बताई गई है, वो भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस, फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस, इसको हम लोग स्टूडेंट्स नाम दे देते हैं एफ प्राइम का, और इसकी वैल्यू है 16.0 सेंटीमीटर। कोएक्सियल विद द फर्स्ट लेंस एंड 26 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। और स्टूडेंट्स ये उसने बताया है कि दो लेंसेज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 26 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स फिर हमें पता चला जो लेंथ होगी, वो जो डिस्टेंस होगा बिटवीन टू लेंसेज वो होगा हमारे पास 26.0 सेंटीमीटर। हमें पता है कि दो लेंसेज के दरमियान डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दो लेंसेज तो उसने हमें बता दी हैं, लेकिन एक चीज़ जो है उसका अंडरस्टैंड करना हमें बहुत ज़रूरी है कि इनमें से कौन सा लेंस जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है और कौन सा लेंस जो है वो हमारे पास आईपीस है। अब इसको समझने के लिए हमें स्टेटमेंट पे गौर करना पड़ेगा। पहली चीज़ उसने ये बताई कि देखिएगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे एक लेंस से 3.6 सेंटीमीटर के फासले पे पड़ा हुआ है, और वो जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये लेंस हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस हो क्योंकि ऑब्जेक्ट इसके करीब पड़ा हुआ है, लेकिन दूसरे ऑब्जेक्ट को भी कंसीडर करना पड़ेगा। अब बताया गया है द सेकंड थिन कन्वेक्स लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ दिस। अब सेकंड लेंस की फोकल लेंथ की अगर हम लोग बात करें तो 16 है, और पहले लेंस की जो फोकल लेंथ थी वो 3 है। अब स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती थी, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में हमारे पास ऑब्जेक्टिव जो होता था उसकी फोकल लेंथ और आई पीस की फोकल लेंथ के दरमियान रिलेशन हम लोगों ने सीखा था। हमने सीखा था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में हमारे ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ और आई पीस की फोकल लेंथ का अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ हमेशा कम होगी और आई पीस की फोकल लेंथ हमेशा ज़्यादा होगी। तो इस केस में भी अगर हम लोग देखें तो जिस लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा है वो हमारा आई पीस होना चाहिए, और जिसकी फोकल लेंथ कम है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ से हमें एक और क्लू मिला कि ये हमारे पास जो है पहले वाला लेंस ऑब्जेक्टिव था, दूसरे वाला लेंस आई पीस था। और फिर सबसे आखिर में जो बताई गई वो ये चीज़ है जिस लाइन को हम लोगों ने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि हमारा जो दूसरा लेंस है वो ऑन द साइड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो वाकई ही हमारे पहले वाले लेंस से ज़्यादा करीब था, क्योंकि दूसरा लेंस जो है वो ऑब्जेक्ट से दूसरी डायरेक्शन में पड़ा हुआ है अगर हम उसको पहले लेंस के साथ कंपेयर करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो एफ है, जो पहला लेंस है, हम लोग फिर कह सकते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, और जो दूसरा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है ये हमारा आई पीस है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं फिर आगे और देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो फाइंड आउट करने के लिए हमसे कहा जा रहा है। टू फाइंड, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें कहा हुआ है फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द टू लेंसेज। पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज हमें फाइंड आउट करनी है, तो स्टूडेंट्स वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। और स्टूडेंट्स फाइनल इमेज जो लेंस हमारा बना रहा है वो एफ प्राइम है, जो आई पीस है। तो इसका मतलब है आई पीस वाले जो लेंस है उसके इमेज का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, और इमेज के डिस्टेंस को हम क्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इस केस में क्यू प्राइम ये हमें फाइंड आउट करना है, यानी हमें उस लेंस का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उस लेंस से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो हमारी आंख के ज़्यादा करीब है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं आगे और अपनी कैलकुलेशंस को देखते हैं। कैलकुलेशन से पहले हम इसके स्कीमेटिक रे डायग्राम भी बना लेते हैं, उससे हमें इसको समझना आसान रहेगा।
लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये हमारे पास वो एक्सिस है जिसका क्वेश्चन में जिक्र किया जा रहा है, जिस एक्सिस के ऊपर हमारे पास दो लेंस प्लेस किए गए। अब सबसे पहले बताया गया है कि हमारे पास एक थिन कन्वेक्स लेंस है जिसको इस एक्सिस के ऊपर प्लेस किया। जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने एक थिन कन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक थिन कन्वेक्स लेंस है और इसकी फोकल लेंथ भी हमें बताई गई है 3 सेंटीमीटर्स है। ये देखें, ये मैं इसकी फोकल लेंथ के पॉइंट्स इसकी दोनों डायरेक्शन में लगा देता हूँ। और फिर हमें बताया गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे इससे कुछ फासले पे पड़ा हुआ है, हम वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस तरह से बना देते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर इसका इमेज हमने बनाना हो तो हम लोग जानते हैं कि हमें पैरेलल रेज ऑफ लाइट चाहिए होती हैं। हम एक रे ऑफ लाइट लेंगे जो बिल्कुल पैरेलल हमारे प्रिंसिपल एक्सिस की होगी, लेंस के सेंटर में जाएगी और फिर यहाँ पे वो पास करते करते हमारे इस फोकल लेंथ में से पास करेगी और आगे चली जाएगी। हम एक और रे ऑफ लाइट लेते हैं जो इस एरो के टॉप से ही चलेगी और हमारे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी और पहले वाली रे को एक पॉइंट पे मिल जाएगी। जिस पॉइंट पे दोनों रेज मिलती हैं हमें पता है कि उस जगह पे हमारे पास इमेज बन जाता है और इस केस में वो इमेज यहाँ पे बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमें दूसरा लेंस जो है वो बताया गया था कि ऑन द अदर साइड, ऑन द साइड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट है, यानी ये लेंस के एक साइड पे हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा है और दूसरा लेंस जो है जिस साइड पे ऑब्जेक्ट पड़ा है उससे ऑपोजिट साइड पे पड़ा हुआ है। यानी जो हमारा दूसरा लेंस यहाँ पे मौजूद होगा वो ऑपोजिट साइड पे होगा और स्टूडेंट्स वो लेंस जो है वो पहले वाले लेंस की निस्बत बड़ा होगा क्योंकि उसकी फोकल लेंथ हमें पता है ज़्यादा है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होता भी इस तरह से। अब इसकी जो फोकल लेंथ है लेट्स सपोज उसके पॉइंट्स हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा लेट्स सपोज और एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इस ऑब्जेक्ट ने जो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पे बिहेव करना है। पहले वाले लेंस के लिए ये इमेज है और दूसरे वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देता है। और फिर ये किस तरह से इमेज बनाएगा उसका तरीका भी वही सिंपल सा है कि हम एक रे लेंगे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, मूव करते करते ऑप्टिकल सेंटर तक आएगी और फिर यहाँ से ये मूव करते करते हमारे प्रिंसिपल फोकस में से पास करके आगे चली जाएगी और फिर हम एक और रे लेंगे जो हमारे ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी और आगे की तरफ चली जाएगी। और हम देखेंगे कि ये दोनों रेज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसलिए ये हमारे लेंस के इस डायरेक्शन में इमेज नहीं बना सकती। इन्होंने जो इमेज बनाना है उसके लिए हम फिर इन रेज को प्रोट्रूड कराते हैं, आगे की तरफ लेके जाते हैं और जिस जगह पे ये दोनों रेज आपस में इस तरह से मिल जाती हैं वहाँ पे हमारा फाइनल इमेज बन जाता है कुछ इस तरह से करके। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसी फाइनल इमेज का डिस्टेंस निकालना है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसे लेबल करें यहाँ पे तो उस लेबल करने के लिए सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था जो यहाँ पे बिल्कुल शुरू में मौजूद था। इस ऑब्जेक्ट का पहले लेंस के साथ जो हमारा डिस्टेंस होगा हम इसे p के साथ रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि इसकी फोकल लेंथ को हम लोगों ने f के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है। अब इसके लिए जो इमेज बना वो यहाँ पे बन रहा है, इसके इमेज के डिस्टेंस को स्टूडेंट्स हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे q के साथ। अब ये जो इमेज है हमारे दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पे बिहेव कर रहा है, तो फिर दूसरे लेंस के लिए यहाँ से लेके लेंस तक का जो फासला है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है हमारे लेंस के साथ। तो इसे स्टूडेंट्स हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे फिर से p के साथ, लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम p प्राइम का नाम दे देंगे। और फिर स्टूडेंट्स ये जो हमारा दूसरा फाइनल इमेज बन रहा है अगर इसके डिस्टेंस की हम लोग बात करें हमारे दूसरे लेंस से तो ये हमारे पास Q प्राइम कहलाएगा। और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी हमें बताई गई है कि हमारे दोनों लेंसेज जो हैं उनका आपस में कितना फासला है, एक दूसरे से कितने फासले पे। लेंथ हमें दे दी गई है L जो 26 है, यानी एक लेंस का दूसरे लेंस से जो फासला है यहाँ पे वो L के बराबर है।
अब स्टूडेंट्स हमें जो अल्टीमेटली चीज़ फाइंड आउट करनी है वो ये क्यू प्राइम फाइंड आउट करना है। अब देखना ये है कि वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम लोग लेंसेज इक्वेशन यूज़ करें तो हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम आने वाली है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें पहले वाला लेंस देगा। वो किस तरह से, हम इसे देखते हैं। स्टूडेंट्स देखें ज़रा, वी नो दैट हमारे पास जो लेंसेज इक्वेशन है कुछ इस तरह से होती है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब स्टूडेंट्स ये हम ऑब्जेक्टिव के लिए भी लिख सकते हैं और आईपीस के लिए भी लिख सकते हैं। तो हम अगर ऑब्जेक्टिव के लिए लिखेंगे तो हमें पता है कि हमने ऑब्जेक्टिव में प्राइम का साइन नहीं लगाया, लेकिन आईपीस में प्राइम का साइन लगाया, इसलिए हम इस पूरी इक्वेशन को ऐसे ही बिल्कुल इसी तरह से लिखा रहने देते हैं। अगर स्टूडेंट्स यहाँ से हमें क्यू फाइंड आउट करना हो तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं कुछ इस फॉर्म में कि हमारे पास 1/q कुछ ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा, 1/f माइनस 1/p। हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स फिर अगर हम इनकी वैल्यूज़ इधर सब्सटीट्यूट करें तो 1/q हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, 1/f और f की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास 3, जो यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस और 1/p जो है इसकी वैल्यू है हमारे पास 3.6। तो ये कुछ इस तरह का रिलेशन यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा और इसको सॉल्व करके हम लोग यहाँ पे q फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे? फ्रेंड्स एलसीएम ले लेते हैं, बड़ा सिंपल सा मेथड है। 1/q किसके इक्वल आएगा? एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 3.6 के साथ और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3.6 और फिर -3 और इसे फर्दर हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो 3.6 में से हम लोग जब 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.3 और जो डिनोमिनेटर है उसमें 3 × 3.6 जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 10.8, कुछ इस तरह का आंसर। और फिर स्टूडेंट्स हमें तो Q फाइंड आउट करना है, ये हमें 1/Q मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स हमें Q फाइंड आउट करने के लिए इसे कैसे सॉल्व करना है? इसे स्टूडेंट्स जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 3.6 - 3 तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.6 और इसे हम लोग डिवाइड करेंगे 3 × 3.6 से, जो कि हमारे पास आंसर आ जाता है 10.8, कुछ इस तरह से। अब स्टूडेंट्स जो हमें फाइंड आउट करना है वो Q है, ना कि 1/Q। तो फिर हम इसे रीअरेंज करते हैं और रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास Q बराबर आ जाएगा कुछ इस तरह से 10.8 डिवाइडेड बाय 0.6। और स्टूडेंट्स 10.8 को जब हम 0.6 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आता है ऑलमोस्ट 18 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये जो हम लोगों ने अभी अभी फाइंड आउट किया है ये हमारा Q है, यानी जो पहले लेंस का डिस्टेंस था इमेज का, पहले लेंस के इमेज ने जो डिस्टेंस कवर किया था वो यहाँ पे लिख दिया है 18 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स इसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? उसके पीछे ये है, फ्रॉम द फिगर वी कैन सी, फ्रॉम द फिगर, अगर स्टूडेंट्स हम लोग फिगर को देखते हैं तो फिगर में हमें नज़र आता है कि ये जो Q हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये पहले वाले लेंस के इमेज का डिस्टेंस है और जो P' हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये दूसरे वाले लेंस के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमें नज़र आता है ये तो दोनों लेंसेज के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है ये तो उसके बराबर बनता है। तो हम फिगर से ये चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास जो L है, कैपिटल L, वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है Q + P', यानी Q + P' जो है ये हमारे दो लेंसेज के दरमियान फासले को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हो गई, क्योंकि हम इसको यूज़ करते हुए अब अपने P
प्राइम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पहले से गिवन है L की वैल्यू भी और हमने Q की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करके यहाँ पे लिखते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो P प्राइम है ये इक्वल है L माइनस Q के, और फिर हमें तो वैल्यूज़ भी पता है इनकी, तो वो वैल्यूज़ अगर सब्सटीट्यूट कर दें तो P प्राइम हमारे पास बराबर आएगा L, जो कि है 26 माइनस Q, और Q की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 18। तो 26 में से जब हम लोग 18 को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास P प्राइम की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 8.0 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू हम लोगों ने आगे अब यूज़ करनी है अपने उस फाइनल कैलकुलेशन के लिए जिसके लिए हम ये सारी मेहनत कर रहे थे। अब स्टूडेंट्स जो अगली चीज़ है वो ये है कि हमसे पूछा गया था कि जो सेकंड इमेज है वो कहाँ पे बनेगा, यानी हमारे जो आई पीस ने इमेज बनाया था वो किस जगह पे बनना चाहिए वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो उसके लिए हम फिर से वो फॉर्मूला लिखते हैं, वी नो दैट जो लेंसेज इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से होती है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। लेकिन स्टूडेंट्स अब ये इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं सेकंड लेंस के लिए, और सेकंड लेंस की क्वांटिटीज़ को हम लोगों ने आई पीस की क्वांटिटी को प्राइम के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये f प्राइम हो जाएगा, ये p प्राइम हो जाएगा और ये q प्राइम हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इस इक्वेशन को हमें थोड़ा सा और भी देखना पड़ेगा। अगर हम लोग देखें तो इस सेकंड लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है और जो इसका इमेज है वो यहाँ पे है। तो अगर हम देखते हैं कि लेंस के जिस साइड पे हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसी साइड पे हमारा इमेज भी पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है ये जो इमेज हमारे पास बन रहा है ये एक वर्चुअल इमेज है। तो वर्चुअल इमेज के केस में हमें पता है कि Q की वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं क्या, सिंस the final image is virtual। जो फाइनल इमेज है वो वर्चुअल है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो इक्वेशन है वो मॉडिफाई हो जाएगी और मॉडिफाई होके कुछ इस फॉर्म में हमें मिलेगी 1/f प्राइम इज इक्वल टू 1/p प्राइम माइनस 1/q प्राइम। तो इस तरह का स्टूडेंट्स हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। अब देखें इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें पता है। हमें p प्राइम जो हमें फाइंड आउट जो p प्राइम है वो है हमारे डिस्टेंस किसका, हमारे सेकंड ऑब्जेक्ट का हमारे लेंस के साथ। तो हमें p प्राइम और जो फोकल लेंथ है उसका भी पता है, तो हमें q प्राइम जो है वो फाइंड आउट करना है। तो ये सारी मेहनत हम इसके लिए करेंगे। तो हम लोगों ने ये वैल्यू पहले से फाइंड आउट कर ली हुई है, इसको भी यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, और जो f है वो तो ऑलरेडी गिवन था। तो स्टूडेंट्स फिर वैल्यूज़ हम इसके अंदर सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारी इक्वेशन कुछ ये वाली फॉर्म ले लेगी कि सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग f की वैल्यू लगाते हैं f प्राइम की, और जो f प्राइम है हमारे पास वो है 16 इज इक्वल टू 1/p प्राइम, और स्टूडेंट्स 1/p प्राइम हमने फाइंड आउट किया था, ये है 1/8 के बराबर, और फिर माइनस 1/q प्राइम, ये कुछ इस तरह की फॉर्म आ गई। और फिर इसे हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है q के लिए। नेगेटिव का उठा के इस तरफ ले आते हैं तो 1/q प्राइम इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/16। और फिर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेके हम लोग इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, और वो कुछ इस तरह से बनेगा। एलसीएम स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन से, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग
16 के साथ, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 - 1, और ये हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन बन गई 1/q प्राइम, और ये इक्वल आएगा 1, 2 - 1, 1, और इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 8। तो न्यूमरेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 16, और फिर यहाँ पे आ जाएगा -8, और फिर स्टूडेंट्स इसे फर्दर हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी। न्यूमरेटर में 16 - 8 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 8 × 16 कुछ इस तरह की फॉर्म हमारे पास बनेगी, और 8 और 8 जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास कुछ इस तरह का आ जाएगा 1/16। तो स्टूडेंट्स फिर अगर इसे हम लोगों को सॉल्व करना है q की वैल्यू के लिए, तो वो कुछ हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो जब रेसिप्रोकल लेंगे हमारे पास आएगा q प्राइम, और q प्राइम हमारे पास आ जाएगा 16 के इक्वल, और ये जो सारी कैलकुलेशंस हैं ये सेंटीमीटर में हो रही हैं। तो फिर जो फाइनल इमेज हमारा बन रहा है यहाँ पे वो 16 सेंटीमीटर के फासले पे बन रहा है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक क्वेश्चन जिसमें अल्टीमेटली हमें जो आई पीस ने इमेज बनाया था हमें उसे फाइंड आउट करना था, और उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें लेंसेज इक्वेशन के अंदर पहले p की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और p की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव को यूज़ किया, और ऑब्जेक्टिव के फॉर्मूले से हम लोगों ने p फाइंड आउट किया, और फिर अल्टीमेटली इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करके हमने आंसर निकाल लिया। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के लेक्चर में मौजूद न्यूमेरिकल नंबर 3 से लेके न्यूमेरिकल नंबर 5 तक हम लोगों ने देखा, और यकीनन आपने बहुत अच्छे से इन्हें समझा भी होगा, और आपने इसको जब थ्योरी के साथ रिलेट किया होगा तो थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग मज़ीद बेहतर हो गई होगी। तो जो बाकी रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं उनके लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।